बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान के अंदर सालसी कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में, और सारी की सारी कवरेज ले गया कर्नल असवंद वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चला के। यानी जो सारा मामला डिस्कस होना चाहिए था फील्ड मार्शल का, उनकी सालसी का, यहाँ एक कर्नल साहब उठते हैं, वो गोली चलाते हैं और सारी की सारी कवरेज और सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। इस मामले की कुछ मजीद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मुझे हैरत हो रही थी और तरस भी आ रहा था बेचारे टाउटों के ऊपर, इदारा खुद डिफेंड नहीं कर पा रहा। यानी ISPR ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया, वो खुद परेशान है, वो डिफेंड कर नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तहवील में ले लिया है, अपने कस्टडी में ले लिया है, हम इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर पिस्तौल क्यों निकाला, वहाँ पे गोली क्यों चलाई, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वो टाउट सारे मुंह उठा के कह रहे हैं नहीं जी वो तो बेकसूर है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा शानदार काम किया। तो जो प्रोपेगेंडा है ना, उनकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। नंबर एक, जो हकायक हैं वो एज इट इज़ आपको बताता हूँ। कर्नल साहब की अहलिया और एक प्रोफेसर, इन दोनों का एक तनाज़ा चल रहा था यूनिवर्सिटी में, और ये चंद दिन पहले से चल रहा था। ये मामला पुलिस स्टेशन तक भी गया, जिसमें मुबैना तौर पे कर्नल साहब की अहलिया ने दरख्वास्त दी थी, और वो जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने उस पर अपॉलॉजी करके मामला ख़त्म कर दिया। ये मामला रफा दफा हो गया था। तलबा का एहतजाज चल रहा था यूनिवर्सिटी में, वो दीगर इशूज भी साथ में थे, और खातून की जानिब से इस मरतबा बजरिया फैमिली कर्नल साहब को, यानी उनके शौहर को और पुलिस को बुलवाया गया। कर्नल साहब जनाब पिस्तौल लेकर पहुंच गए यूनिफॉर्म के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि वो इस अंदाज में हथियार लेकर मुसल्ला होकर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते और इतने हसास मामले में आकर मैन हैंडलिंग करते, वो ये कर नहीं सकते थे। बहरहाल वो पहुंचे, वो पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि माजी में वो ये जानते थे कि एक तनाज़ा उनकी अहलिया का एक दूसरे प्रोफेसर के साथ चल रहा है। तो मैंने इसको एक एक फ्रेम करके पूरी फुटेज को देखा। एक एक फ्रेम करके जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि किसी ने भी पहल नहीं की। सबसे पहले कर्नल साहब बहुत गुस्से में थे, वो तेजी से आते हैं और एक नौजवान जो सफेद कपड़ों में खड़ा है उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई छड़ी के साथ कर्नल साहब मारते हैं जोर से। अच्छा, इस पे नौजवानों ने कर्नल साहब को आवाजें लगाई कि भी ये क्या कर रहे हैं आप, आपको किसने हक दिया है। तो इस पे कर्नल साहब क्या करते हैं कि अपनी छड़ी को उल्टे हाथ में ले जाते हैं और अपने सीधे हाथ में अपना पिस्तौल पकड़ लेते हैं, और पिस्तौल पकड़ने के बाद वो एक लाल कपड़ों में मलबूस नौजवान को पिस्तौल से उसके सीने पर रख के उसको पॉइंट करते हैं, उसको पिस्तौल से धकेलते हैं। ये देखकर नौजवान डरने की बजाय मजीद वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे एक बास्केट वाला नौजवान वो कर्नल को वार्न करता है कि ये पिस्तौल हमें मत दिखाइए, इस पिस्तौल को आप वापस अंदर रखिए, ये आप गलत कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप पिस्तौल निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म के अंदर। तो कर्नल साहब बजाय इसके कि वो पिस्तौल वापस रखते, अपने उल्टे हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उस नौजवान के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसके सर के ऊपर मारते हैं। इतने में जितने बाकी नौजवान है वो सारे फिर कर्नल साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोई 3-4 सेकंड तक कर्नल साहब को कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। तो 4-5 सेकंड में कर्नल साहब के हालात तब्दील हो जाते हैं। अब पिस्तौल जो है उसके अंदर गोली चेंबर में नहीं है, अभी तक पिस्तौल में चेंबर में गोली नहीं है, कर्नल साहब ने उसको लोड नहीं किया। इतने में वहां मौजूद पुलिस वाले कर्नल साहब को 5-6-7 सेकंड के अंदर अंदर ही वो रेस्क्यू कर लेते हैं। कर्नल साहब को और नौजवानों को अलग कर देते हैं। कर्नल साहब को जैसे ही खुली जगह मिलती है तो पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं, उनको साइड पे कर लेते हैं। वहां कर्नल साहब फौरी तौर पे अपने पिस्तौल को लोड करते हैं और गुस्से में एक नौजवान के पीछे लपकते हैं पिस्टल को पॉइंट करते हुए। वो नौजवान उस तरफ को जाता है, कर्नल उसके पीछे लपकते हैं और उसको पॉइंट करते हैं। खुशकिस्मती से गोली नहीं चलती। जब गोली नहीं चलती और कर्नल साहब की अहलिया उन्हें कपड़ों से पकड़ के खींच रही होती हैं कि आप ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, वो कर्नल को मना कर रही थी। तो उस वक्त कर्नल साहब हवाई फायरिंग करते हैं 2 मरतबा और नौजवानों की तरफ पिस्टल पॉइंट भी करते हैं। ये है वो पूरा वकूआ जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक बात और अपने ज़हन में आप रखें कि अगर ये हरासगी वाला मामला था भी तो वहां पे उस वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी। कर्नल साहब पुलिस से बात कर सकते थे, ना कि डायरेक्टली नौजवानों को मिस हैंडल करते या मैन हैंडल करते। यानी पहला जो डंडा है वो कर्नल साहब ने मारा, दूसरा डंडा भी कर्नल साहब ने मारा, उसके बाद पिस्तौल एक नौजवान के सीने पर भी कर्नल साहब ने लगाया, और उसके बाद फिर नौजवानों ने रद्द-ए-अमल दिया। 3 वायलेशंस कर्नल साहब ने किए। उससे पहले कर्नल साहब को हाथ किसी ने नहीं लगाया। नौजवानों ने चपेड़े तब मारी, एक मरतबा एक नौजवान के सीने के ऊपर उन्होंने पिस्टल रखा और 2 नौजवानों के ऊपर उन्होंने डंडे के साथ अटैक किया। जब ये 3 मरतबा कर्नल ने किया तो फिर नौजवानों ने आगे से चपेड़े मारी या उनका गिरेबान पे उनके हाथ डाला, और फिर कर्नल साहब ने बजाय इसके कि कर्नल साहब पुलिस से मदद लेते, इंतजामिया से बात करते, उन्होंने पिस्तौल लोड किया और वहीं पे फैसला सुना दिया। पहले उन्होंने सीधी गोली चलाने की कोशिश की, खुशकिस्मती से नहीं चली, तो फिर उन्होंने 2 मरतबा हवाई फायरिंग करके लोगों को मुंतशिर करना चाहा। नौजवान वहां से भागे नहीं और कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि ये नौजवान तो नहीं भाग रहे, अब क्या करूं मैं। तो पुलिस वालों ने वहां पे कर्नल साहब को अपनी हिसार में लिया और उन्हें लेकर साइड पे चले गए। अब इसमें ना 2 पहलू हैं।
ایک تو یہ وہ خاتون والا معاملہ جو کرنل صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ معاملے میں اگر خاتون کا موقف درست ہے، جو بظاہر اگر لگتا ہے کہ درست ہے، کیونکہ اس پہ ایک طرف کا موقف ہے نا آپ کے پاس، وہ جو پروفیسر جدون ہے اس کی تو آپ نے بات ہی نہیں سنی، یا وہ جو باقی نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں ان کی تو آپ نے بات ہی نہیں سنی، اس کے بارے میں تو آپ نہیں جانتے نا کہ ان کا موقف کیا ہے. ان کا موقف جو ہے وہ بالکل ہی برعکس ہے. آپ وہ سنیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ کرنل صاحب کی اہلیہ کی بات سنیں یا باقی لوگوں کی سنیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سچ بول رہے ہیں. تو وہ ایک تنازع ہے جو پولیس حل کر سکتی ہے، انتظامیہ حل کر سکتی ہے، یا عدالت میں حل ہو سکتا ہے. ان دونوں واقعات کو نا آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا، کیونکہ کرنل عام آدمی نہیں ہے. دیکھیں میرے جیسا بندہ ہوتا نا شاید اس سے زیادہ ریئیکٹ کر دیتا، کیونکہ میں ٹرینڈ آفیسر ہوں ہی نہیں، میں نے کہیں سے تربیت ہی نہیں لی ہوئی، میں نے یونیفارم بھی نہیں پہنا ہوا، میرے پاس سرکاری پستول بھی نہیں ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی ٹرینڈ فورسز کا آدمی ہے اور سینئر آفیسر ہے، اس کے پاس سرکاری اسلحہ ہے، اس کے پاس اپنا یونیفارم ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اور وہاں پہ پولیس والے موجود ہیں جن کی وہ رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کی. تو وہ آدمی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور اگر آپ ماحول کو غور سے دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کرنل صاحب کی اہلیہ کو لوگ مار رہے تھے. اگر تو کہیں پہ ایک بھی فوٹیج ایسی مل جاتی نا ہمیں، یا کوئی ایسی شکایت مل جاتی کہ نوجوانوں نے کرنل صاحب کی اہلیہ کو پتھر مارنا شروع کر دیا یا ان پہ اٹیک کر دیا یا ان کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دی، تو کرنل صاحب کچھ لیول تک شاید جسٹیفائی ہو جاتے. لیکن کرنل صاحب آئے غصے میں اور انہوں نے غصے میں آ کر اٹیک کیا. اب یہ غصہ کس بات کا ہے؟ دیکھیں غصہ اس بات کا ہے کہ میں نے یونیفارم پہنا ہوا، میں بہت طاقتور ہوں، میرا ادارہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہمارے آگے کون بول سکتا ہے. یہ ہے غصہ اصل میں. بلڈی سویلینز کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے بات کریں؟ وہ 2% کے نوجوان ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ ہے اور کوئی بات نہیں ہے. یہ کرنل صاحب کا مائنڈ سیٹ تھا جو وہ غصے کے اندر آئے. اب نوجوان پیچھے نہیں اٹھے تو کرنل صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. آپ پوری فوٹیج نکال کے 10 دفعہ دیکھیں، یہ چھوٹا ٹوٹا نہ دیکھیں، پوری فوٹیج نکال کے دیکھیں، 10 مرتبہ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا. کرنل صاحب نے ہی پہلے 3 مرتبہ اکسایا لڑائی پہ. 1 مرتبہ ڈنڈا مارا، پھر پستول سینے پہ مارا، اس کے بعد دوبارہ ڈنڈا مارا، اور اس کے بعد کرنل صاحب کے اوپر اٹیک ہو گیا. پھر کرنل صاحب نے جو ہے وہ بجائے، جب پولیس نے کرنل صاحب کو ریسکیو کر کے سائیڈ پہ کر لیا، تو کرنل صاحب بجائے سائیڈ پہ ہونے کے ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، انہوں نے فوراً پستول لوڈ کیا، اور اس بیچ میں کرنل صاحب کی اہلیہ کو کسی نے انگلی تک نہیں لگائی، کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. ہاں اب اگر وہ معاملہ جو ہے اس میں اگر کرنل صاحب کی اہلیہ ٹھیک ہے تو دوسرے آدمی کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے کا کسی کو بھی پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی کسی خاتون کو ہراساں کرے. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں طرف کا موقف سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے، ایک طرف کا موقف سن کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹاؤٹس جو ہے نا وہ بیانیہ پہلے سے ہی بنانا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کیس میں اب انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی کرنل کی اہلیہ کے کہنے کے اوپر 25 کے قریب طلبہ پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا. کرنل کے اوپر تو مقدمہ پتہ نہیں کہاں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک. تو 25 کے قریب، حالانکہ اس نے آ کے پبلک پلیس کے اوپر ایک یونیورسٹی کے اندر مسلح ہو کر گولی چلائی ہے، اس کے اوپر FIR کہاں ہے میں نے نہیں دیکھی. اور دوسرا جو ہے وہ جو اسفند یار صاحب کی اہلیہ ہیں کرنل صاحب کی، انہوں نے پروفیسر جدون سمیت 25 سے زائد طلباء اور طالبات پر مقدمہ بھی درج کر دیا ہے. ایک طرف مقدمہ درج ہو جاتا ہے، مبینہ طور پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور جو ٹاؤٹس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارے صحافی یا ٹاؤٹس جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ اس کیس میں بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں کرنل کو اور بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں دوسری پارٹی کی. تو ایسا لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کرنل صاحب کو بچایا جائے. انکوائری سے پہلے ہی انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کر دی ہے کہ کرنل کو اس میں بچایا جائے گا، اور پھنسایا کس کو جائے گا؟ طلبہ کو یا دوسری پارٹی کو. تو یہ ایک پہلے سے اپنی انٹینٹ شو کر دی اپنے لوگوں کے ذریعے سے، جیسا کہ ہر فیصلہ سنانے سے پہلے انٹینٹ بتا دیتے ہیں کہ جناب اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جناب مخصوص نشستیں چھین لی جائیں گی، جناب عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا، جناب اسپتال میں شفٹ، جیسے ہر چیز پہلے بتا دیتے ہیں. اس کیس میں بھی انہوں نے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دیا. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر عام پاکستانی ہیں، وہ بڑے خوش ہیں. عمران خان صاحب کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کرنل کے گریبان پہ بھی ہاتھ پڑ گیا. ٹھیک ہے، 2 تصویریں ہیں، وہ ایک جیسی لگتی ہیں دیکھنے میں، لوگ کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑی زیادتی ہے. دونوں لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دونوں طرف کے لوگوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. ایک طرف ہاتھ ڈالنے والے طالب علم ہیں، انہوں نے چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ ڈالا، اور ایک طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کو یہ حق نہیں ہے اور انہوں نے ابھی تک ہاتھ ڈالا ہوا ہے، گریبان ابھی تک چھوڑا نہیں ہے. ایک طرف ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، عوامی لیڈر، قومی لیڈر، کروڑوں لوگ اس کے چاہنے والے ہیں. ایک طرف ایک سرکاری ملازم ہے جس کو اس کے خاندان کے علاوہ یا آس پاس کے چند دوستوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. پھر ایک طرف ملک اور قوم کے لیے ایک آدمی سزا کاٹ رہا ہے، وہ لڑا ملک اور قوم کے لیے، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو وہ ملک اور قوم کے لیے لڑ رہا تھا. ایک طرف یہ سرکاری آفیسر صرف اپنی اہلیہ کے لیے لڑ رہا تھا. ایک طرف جو لڑنے والا ہے وہ غیر مسلح تھا، اس قومی لیڈر کے پاس ہتھیار نہیں تھا. دوسری طرف جو لڑنے والا ہے وہ مسلح تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا. پھر ایک طرف وہ بے گناہ شخص ابھی تک سزا کاٹ رہا ہے جیل میں، جبکہ دوسری طرف جو شخص ہے اس کی بے گناہی کے لیے ابھی سے مہم شروع کر دی گئی ہے. جناب وہ تو بے گناہ ہے،
उसे तो सजा हो ही नहीं सकती। फिर एक तरफ वो शख्स है जो बहुत बड़ा लीडर है, वो ताकत के खिलाफ खड़ा था, और दूसरी तरफ वो शख्स है जो ताकत के बलबूते पे खड़ा था कि मेरी यूनिफॉर्म है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे हाथ में हथियार है, मेरा इदारा सबसे बड़ा और ताकतवर है, तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हम तो बहुत ताकतवर हैं। तो ये इमरान खान में और इसमें तकाबली जायजा जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों के अंदर बनता ही नहीं है। मवाजना होता है दो एक जैसी चीजों के बीच में। आप एप्पल्स को एप्पल्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑरेंजेस के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, यानी इनमें जमीन आसमान का फर्क है, ये एक जैसे हो ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, ये भी ज्यादती है। अब नाजरीन, जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इन तलबा के ऊपर दबाव डाल रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे सहाफियों ने बेचारे वो रब्ता करके कह रहे हैं कि इमरान भी पाकिस्तान से तो हम रिपोर्ट कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी दबाव है बहुत ज्यादा। अब पूरे सिस्टम को हरास किया जा रहा है कि किसी तरह भी इस मामले का नतीजा वो निकलना चाहिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। पूरा सिस्टम तलबा और उनके घर वालों को और यूनिवर्सिटी वालों को हरासा करने पर तुला हुआ है। और याद रखिएगा, ये जो कुछ भी हुआ ना, आप सोशल मीडिया पे देख लें, अवाम के अंदर देख लें जज्बात, तो लोगों में कितनी नफरत है। और ये नफरत लोगों ने नहीं फैलाई, ये नफरत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैलाई है। आपकी अपनी फैलाई हुई नफरत जो है वो अब आपके सामने आ रही है। जिस तरह आपने लोगों को मारा तो लोग अब रद्द-ए-अमल उसी तरह देते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं। वो लोग कहते हैं ना कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का बड़ा अच्छा सिस्टम है और फौज के अंदर बड़ा अच्छा एहतसाब होता है। तो देखिए, अगर फौज के अंदर अच्छा एहतसाब होता ना तो हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर एहतसाब हो जाता। आधा मुल्क टूट गया, उसके ऊपर आज तक एहतसाब नहीं हुआ। मार्शल 4 मरतबा पाकिस्तान में लगाए गए, बार बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया, एक मरतबा भी फौज के अंदर एहतसाब नहीं हुआ। कारगिल में सैकड़ों जानें हमने गंवा दी, किसकी गलती से गंवाई, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आज तक इसका एहतसाब नहीं हुआ। भारत ने हमारा पूरा सियाचिन का इलाका छीन लिया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसकी जिम्मेदारी थी, आज तक तायुन नहीं हुआ, कोई एहतसाब नहीं हुआ। कैप्टन हमाद वाला मामला था बलूचिस्तान का, जहां पे डॉक्टर शादिया के साथ रेप का मामला है मुबैना तौर पे, बलूचिस्तान में कोई 10,000 से ज्यादा लाशें गिर गई उस दिन के बाद से लेकर अब तक, इस मामले पे भी कोई मुहासबा नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में पूरे थाने को फेंटी लगाई थी फौजियों ने आके, उस मामले का हमें आज तक नहीं पता चला कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। और भी बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। अभी भारत के अंदर एक पुलिस वाले ने बंदूक सीधी की थी सिर्फ नौजवानों के ऊपर, गोली नहीं चलाई, सिर्फ उसने बंदूक सीधी की थी नौजवानों के ऊपर, और उस पुलिस वाले को सजा मिल रही है, उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने नौजवानों की तरफ बंदूक की। हालांकि पुलिस वाले की ड्यूटी थी मॉब को कंट्रोल करने की, लेकिन उसने ये कमजोर हरकत की। अब ये जो कर्नल साहब है, इनकी तो वहां ड्यूटी भी नहीं है, ये उनका काम भी नहीं है। और अगर ये अपनी अहलिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे, तो इनकी अहलिया पे आप पूरी वीडियो के अंदर देख लें, कोई ऐसे अटैक नहीं कर रहा था, अग्रेशन कर्नल साहब की तरफ से थी। नौजवान बार बार मना कर रहे थे, कर्नल साहब डंडे पे डंडा मारते जा रहे थे, सीने पे पिस्तौलें मारते जा रहे थे, फिर आखिर उनकी बस हो गई। उन्होंने कहा यार ये क्या बदतमीजी, ये बंदा चढ़ता ही जा रहा है, फिर उन्होंने आगे से मारना शुरू कर दिया। तो अपनी इज्जत जो है वो अपने हाथ के अंदर होती है। ये पैगाम है हर इदारे के लिए और हर ऑफिसर के लिए कि उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। अब नाजरीन, एक चीज और है इसमें, आज मंगल का दिन है, क्योंकि ये अब आज की खबर है, इसकी तरफ आ जाते हैं। आज मंगल का दिन है और इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में 3 बड़ी चीजें थी। नंबर 1, अल-शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और वहां पे मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। नंबर 1 ये था, वो नहीं हुआ। पहली तौहीन अदालत हो गई, अदालत का एक हुक्म नहीं माना गया। दूसरा हुक्म था बच्चों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पे बात करवाई जाए। वो बात हुई या नहीं हुई अभी पता चल जाएगा। अभी जमाइमा की ट्वीट से तो लगता है बच्चों से बात ही नहीं हुई, लिहाजा ये दूसरा मामला भी तौहीन अदालत में जाएगा। तीसरा मामला ये था कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से करवाई जाए, और जो हफ्ते में एक दिन मुकर्रर है ये मुलाकात जरूर करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, किसी और का नहीं है। अब देखना यह है कि ये जो तीसरा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आज मंगल का दिन है, आज फैमिली की मुलाकात का दिन है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ऊपर इमरान खान साहब की उनके खानदान से मुलाकात करवाई जाती है, या इस ऑर्डर को भी बूटों के तले रोन दिया जाता है, ये हम आज के दिन में देखेंगे। एक और चीज है बड़ी अजीब सी, मोहसिन नकवी को फरीक ना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अजीबोगरीब काम किया। यानी जहां मेरे जैसे एक आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि यार इसको फरीक क्यों नहीं बनाया, ये रिस्पॉन्सिबल है, आईजी भी इसके अंडर है, कमिश्नर भी इसके अंडर है, इस्लामाबाद का निज़ाम ये कंट्रोल करता है, अस्पताल भी इस्लामाबाद के अंदर है, ये आदमी फरीक क्यों नहीं बना? इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे मामले से बाहर क्यों रख दिया? वजारत दाखिला को इन्वॉल्व किया कि सेक्रेटरी दाखिला इन्वॉल्व है, लेकिन वजीर दाखिला इन्वॉल्व नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसको बाहर क्यों रखा? अब जिस तरह मुझे समझ नहीं आ रही ना, ऐसे ही हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही। हुकूमत ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं जी मोहसिन नकवी को क्यों नहीं डाला? नून लीग के जो सहाफ़ी है वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को भी डालना चाहिए। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वो ये जानते हैं कि मोहसिन नकवी जिस केस में भी उनके साथ फरीक बनेगा उस केस में वो बच जाएंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है उसकी बड़ी अजीजदारी है आसिम मुनीर साहब के साथ। तो इस बुनियाद पे मोहसिन नकवी को तो कुछ हो नहीं सकता जब तक आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं।
लिहाजा जो भी मोहसिन नकवी के साथ किसी मुकदमे में जाएगा वो बच जाएगा। मोहसिन नकवी अगर साथ होगा तो तौहीन अदालत नहीं लगेगी, अगर वो साथ नहीं होगा तो तौहीन अदालत लग जाएगी। इस बात का खतरा भी है फेडरल गवर्नमेंट को। अब वो इस वजह से बड़े परेशान है। पीएमएलएन कहती है मोहसिन नकवी को साथ डाले। दूसरा वो ये भी सोचते हैं कि ये खिचड़ी तो नहीं पक रही कि ये मोहसिन नकवी के साथ मिलकर पीटीआई वाले कोई खिचड़ी पका रहे हो। अगर पका भी रहे हैं ना तो मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी आपको वहां रख के मारेगा जहां आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि चौधरी बरादरान के साथ, इस चौधरी खानदान के साथ जो मोहसिन नकवी का ताल्लुक है ना, जो इसने उनके साथ कर दी है ना, किसी का भी सका नहीं हो सकता। आप ये देखिएगा मुस्तकबिल में तमाशा जो होगा, ये उनको नहीं बख्शा तो ये किसी और को क्या देगा। चौधरी खानदान को उनको बख्शा नहीं तो किसी और को क्या देगा। बहरहाल आप देखते जाए होता क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही अजीबोगरीब काम कर दिया। अच्छा, फजल रहमान साहब के साथ जाकर मिले। फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात के बाद इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक इत्तेहाद बना लिया है, पार्लियामेंट से बाहर इत्तेहाद बनाने की बात कर रहे हैं। 27 सितंबर को अब एहतजाज तो करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से ये मामला तो क्लियर कर दिया, और एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट सोर्सेज से बता रहे हैं कि इमरान खान का ये कहना है कि मुझे चाहे ये जेल में रखें, चाहे मुझे अस्पताल में शिफ्ट करें, 27 तारीख वापस नहीं होगी, अब उसके ऊपर तुमने एहतजाज करना है। लेट्स सी, चीज़ों पर नजर रखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।